Okay, good evening students. So we are taking chapter number 6, molecular basis of inheritance. और इसमें हम जो है डीएनए रेप्लिकेशन खत्म कर चुके थे। ट्रांसक्रिप्शन हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। हमने बात करी थी कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो स्ट्रेच होता है डीएनए का, जब वो ट्रांसक्राइब होता है तो उसको उस पूरे डीएनए स्ट्रेच को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करता है एंजाइम, या उसको आइडेंटिफाई करता है। इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, means the segment of DNA that will undergo transcription, and only one of the strand of DNA, that is the template strand, will undergo transcription. This is because the same stretch of DNA cannot produce two different polypeptides, first of all. And another is that if you transcribe both the DNA strands, then the resultant RNA will be complementary to each other, and they will end up in forming the double stranded structure. And the double stranded structure cannot be translated. So because of these two reasons, definitely only one strand of the DNA is going to get transcribed, and we call it template strand. दूसरा जो होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, ठीक है। क्योंकि जो कोड बनकर आएगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए का, वो बिल्कुल सेम होगा टू दी कोडिंग स्ट्रैंड। फाइन। अब मैंने आपसे बात करी थी कि ट्रांसक्रिप्शन के समय पर जो आपके एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग होते हैं, राइट। सो आई होप हम लोगों ने लिख लिया होगा, लेकिन उससे पहले टाइप्स ऑफ आरएनए की बात हुई थी, तो मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ आरएनए हमें इंक्लूड करने हैं। जब हम आरएनए की बात करते हैं तो 3 तरीके के आरएनए मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। कौन कौन से बोल के बताएंगे प्लीज, कौन कौन से? RRNA, mRNA, tRNA। वेरी गुड। तो मैंने आपसे बताया था कि 3 तरीके के होते हैं। लेट्स से एमआरएनए जो आपका कोई भी सेल होता है उसके अंदर सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होने वाला जो आरएनए होता है वो मैसेंजर आरएनए होता है, दैट इज एमआरएनए। इट इज एक्चुअली द मैसेंजर आरएनए। और इसका काम क्या होता है? दिस इज द मॉलिक्यूल, इट इज द मॉलिक्यूल दैट ब्रिंग द कोड ऑफ डीएनए to the ribosome in cytoplasm, ठीक है। फिर आपका दूसरा टाइप का जो आरएनए प्रेजेंट होता है सेल के अंदर वो होता है आपका टीआरएनए, जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट 20%, मींस टोटल आरएनए में 20% आरएनए जो होता है टाइप ऑफ आरएनए वो ट्रांसफर आरएनए होता है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द ट्रांसफर आरएनए। यहाँ पर आपका इसका काम होता है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, विच आर circulating in the cytoplasm, they are brought to the site where protein synthesis takes place. And what is the site for this? Who's going to tell me? Rhizosome. Ribosomes, okay. And then the third one is rRNA. Okay, this rRNA is actually the most part of the RNA which is present in a cell. It is actually 80% of the, means 80% of the ribosomal RNA is present inside a cell. Fine. So now then this is ribosomal RNA, right? So this ribosomal RNA is actually a part of RNA only, because I told you that part of ribosome, sorry, because I told you that if you ask me कि मैम ribosomes किसके होते हैं, तो they are the RNA and proteins. So it is actually a part of the ribosome that act as a site for protein synthesis. And size wise, if I just tell you, then you can say that this is the largest RNA. You can mention that. So these are the 3 types of RNA that we have understood. So now let us focus upon the process of transcription. But before that, I just want you to recall, शायद आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, तो इसलिए आपको याद करना है
कि जब आप राइबोसोम के बारे में बात करते हो तो राइबोसोम एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, याद आ रहा है? ऐसी दो सब यूनिट उसके अंदर प्रेजेंट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है, लार्जर सब यूनिट होती है, और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, याद आ रहा है? पक्का याद आ रहा है ना सबको? बेटा ये जो स्मॉलर या लार्जर सब यूनिट होती है, जब हम इसको ना, इसका एक हम कोएफिशिएंट निकालते हैं इसको सेडिमेंट करवा करके, बिकॉज इट इज राइबोसोमल आरएनए, सो इट इज यू नो इट कंसिस्ट ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है? तो जब आप इसका कोफिशिएंट निकालते हो, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, तो आपको याद होगा इन दोनों का मिला करके क्या आता है, इन दोनों का मिला करके 70s आता है। किस केस में? नहीं, प्रोकैरियोट्स में 70s होता है, और यूकैरियोट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है, याद आ रहा है बेटा? प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s होते हैं, और इसके अलावा जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, सॉरी क्या बोलना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रियल साइटोप्लाज्म थोड़ी बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो प्रेजेंट होगा, और एक और आपका वो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा के अंदर, नहीं, इनके अंदर भी जब प्रेजेंट होगा तो 70s वाला होगा। लेकिन जब आप इसकी इंडिविजुअल यूनिट का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकालोगे, साथ में तो 70s निकलता है, जब इंडिविजुअली निकालते हो तो क्या निकलता है, 50 + 30, 30s एंड 50s। ये सब चीजें याद आ रही है बेटा? ये सब चीजें याद आ पा रही है? यस मैम। ठीक है। और इसी तरीके से आपके जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, 80s का सब यूनिट देखने को मिलता है, मतलब सॉरी, जब आप मिला करके उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट देखोगे तो कितना आता है इसमें, कितना आता है इसमें, इट कम्स आउट टू बी 80s, ठीक है? और 80s का जो आपका इंडिविजुअल कोएफिशिएंट होता है वो कितना आता है दोनों सब यूनिट का, 60 + 40। 60 होते हैं, 40 नहीं होते? हाँ 60 + 40 ना, एक लार्जर अच्छा। यूनिट का अलग आएगा, उसका अलग आएगा, और जब दोनों का मिलाकर निकालते हो तो अलग आता है, ठीक है बेटा? तो 80 हो जाता है इसका। तो मैं आपको वही याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये आपका यूकैरियोट है, यूकैरियोट होता है, और ये यूकैरियोट्स के केस में आपका 80s होता है। और 80s का जो इंडिविजुअल यूनिट आता है, ये स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट होता है, आपको याद भी होगा, ये साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर 60s आता है और 40s आता है। आई होप यू रिमेम्बर दिस ऑल्सो, ठीक है? मैं ये सब बातें इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको इसका भी बाइफर्केशन देखने को मिलेगा। ओके, एक्चुअली क्या होता है, अभी तक तो आपको ये बात बता दी जाती है शायद 11th में, यू मस्ट बी फेमिलियर ऑफ दिस थिंग, बट नाउ फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 60 वाले में भी अगर आप इसको भी और फर्दर इसका कोएफिशिएंट निकालोगे तो एक्चुअली ये लार्जर सब यूनिट में 3 सब यूनिट एक्चुअली प्रेजेंट होती है, तो उसका जो आपका कोएफिशिएंट आता है वो आता है 28s, दूसरा आता है आपका या कॉमा डाल देते हैं 5s, और एक तीसरा छोटी सी यूनिट होती है उसका आता है 5.8s। इसको मिला के आपकी कौन सी सब यूनिट बनी हुई होती है, लार्जर, ये वाली। समझ गए आप लोग? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम टेलिंग यू? यस और नो? बेसिकली अगर आपको ये समझ में आता है कि 60s और 40s की दो सब यूनिट्स प्रेजेंट है, और ये इनका स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब आप 60s को भी फर्दर सेडिमेंट कराते हो तो उसमें भी आपको 3 तरीके के सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट देखने को मिलते हैं, मींस इन वाली यूनिट्स को मिला करके आपकी लार्जर सब यूनिट बनी हुई होती है, ठीक है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। और 70 वाले केस में, 70 वाले केस में जो है आपका 50s बाइफर्केटेड होता है, नीचे लिख रही हूँ थोड़ा सा, अभी शिवम मैं पूछ रही हूँ आपसे एक मिनट, जो 50s बाइफर्केटेड होता है तो वो होता है 23s में, 23s में, और आपका 5s में ये बाइफर्केटेड होता है, ठीक है? ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इस तरीके की चीज आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि नहीं? एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है कुछ इस तरीके की चीजों को। अगर आप पेज नंबर 1010 पर मतलब सॉरी 110 पर आएंगे, फिगर 6.11 के आगे वाला देखेंगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके की चीजें मेंशन्ड है, राइट? दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू।
कि आरएनएस बनाता है, आरएनएस के आगे ब्रैकेट में 28S, 18S और 5.8S लिखा हुआ है। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये चीजें क्या है, ये चीजें कुछ भी नहीं है। जो राइबोसोम होता है उसकी 2 सब यूनिट होती है और उसके अलग अलग क्या आते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आते हैं, जिसको हम स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये उसी की वैल्यूज है। जो लार्जर सब यूनिट होती है, जब आप फर्दर उसका सेडिमेंटेशन कराते हो तो इस तरीके के 3 सेडिमेंटेशन मिलते हैं, उसको मिला के लार्जर सब यूनिट बनी हुई होती है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। डू आई मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? यस, Yes, ma'am. ठीक है, ये बात आ गई सबको समझ में? तो अब हम बात कर सकते हैं एंजाइम्स के बारे में कि कौन सा किस चीज को बना रहा है, एंड देन फर्दर वी कैन टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये बात मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ जो मैंने कल आपको ऑलरेडी बताया था परसों की क्लास में, कि आरएनए को मतलब ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोट में, सॉरी प्रोकैरियोट में तो एक ही होता है, ओनली वन इज रिक्वायर्ड। प्रोकैरियोट में यू हैव द एंजाइम, that is only one enzyme is required, and that is, name the enzyme, what is it? RNA polymerase. एक ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आपका तीनों चीजों को क्या करवा देगी। यहाँ पे तो मामला हमारा बिल्कुल सॉर्टेड है, बिल्कुल सॉर्टेड है मामला हमारा, क्या कि यही तीनों को बना देगी, यही तीनों को बना देगी। कौन कौन से टाइप ऑफ आरएनए बोलो? आरआरएनए, देन टीआरएनए, देन एमआरएनए, ठीक। लेकिन यूकैरियोट के केस में क्या हुआ था? यूकैरियोट, हाँ, यूकैरियोट के केस में क्या है, यूकैरियोट के केस में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, 3 टाइप्स मिलते हैं। कितने टाइप्स मिलते हैं? 3 टाइप्स। एंजाइम्स वुड बी ऑफ 3 टाइप्स और हर चीज अलग अलग को करेगी। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 1 बोलो, रिवाइज करो क्या बना रहा था। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाएगा? इट विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ, यस, इट विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। तो क्या अब मैं अगर ब्रैकेट में लिख दूंगी तो ये अंडरस्टूड है कि किसके बारे में बात चल रही है? यस, ठीक है। तो ये आरआरएनए बनाने में हेल्प करेगा। देन इफ आई टॉक अबाउट आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, then it helps in the synthesis of heterogeneous and finally mRNA, ठीक है। और जो आपका थर्ड होगा वो बनाएगा आपका टीआरएनए, जो थर्ड होगा आपका वो बना देता है आपका टीआरएनए। अब अगर मैं ओवरऑल आरएनए पॉलीमरेज की देखो बात करूँ ना, चाहे वो इनमें से कोई सा भी हो, अगर मैं ओवरऑल आरएनए पॉलीमरेज को आपको इंट्रोड्यूस कराऊं तो आरएनए पॉलीमरेज भी डीएनए पॉलीमरेज की तरह एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो, जिसके अंदर काफी सारी सब यूनिट प्रेजेंट है। तो आरएनए पॉलीमरेज इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 5 सब यूनिट्स। यहाँ पे 5 सब यूनिट्स होती है। अगेन यहाँ पर इसकी कौन कौन सी सब यूनिट्स है, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, उसके बारे में एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ये दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा एक चीज एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली मेंशन है, और वो आपको समझना है कि इसके 2 पार्ट होते हैं। एक इसका कोर पार्ट होता है, कोर पार्ट में तो आपके जैसे हमने डीएनए पॉलीमरेज में 3 यूनिट देखी थी ना, ऐसे यहाँ पर आपकी 5 यूनिट होती है, वो इसका कोर पार्ट बनाती है। कोर मतलब जो एंजाइम का मेन पार्ट होगा, जो वो सारे एक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। लेकिन इसमें 2 सब यूनिट ऐसी होती है जो कि पूरे टाइम के लिए अटैच्ड नहीं रहती, वो एक पर्टिकुलर समय पर या टाइम पर ही के लिए ही अटैच होती है, और फिर अपना काम परफॉर्म करने के बाद डिटैच भी हो जाती है। अपना काम परफॉर्म करने के बाद डिटैच हो जाती है, मींस दे आर नॉट द परमानेंट यूनिट्स ऑफ द enzyme, okay, but the enzyme for its activity require these kind of subunits, you can say, which will attach only for a particular period, जिसको हम कहते हैं temporary, जिसको हम कहते हैं transient units। तो ट्रांजिएंटली ये उसके साथ बाइंड करेगी, लेकिन फिर जैसे ही आप उसका काम हल हो जाएगा तो फिर ये वहां से हट जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी।
कोर पार्ट में मैं अपनी तरफ से आपको लिखवा देती हूँ कि कोर एंजाइम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। दो तो आपकी अल्फा यूनिट प्रेजेंट होती है, दो आपकी प्रेजेंट होती है अल्फा यूनिट। इस अल्फा यूनिट्स का क्या काम होता है, ये जो दो अल्फा यूनिट्स होती हैं, इट विल बाइंड टू दी इनिशिएशन प्रोटीन, ठीक है, ये वहां पर बाइंड करवाने का काम करेगा। एक यहाँ पे प्रेजेंट होती है बीटा डैश यूनिट, लेट मी जस्ट बीटा, एक हम बीटा ऐसे डैश बोल देते हैं, और एक आपकी नॉर्मल बीटा यूनिट होती है, ठीक है, और एक आपकी ओमेगा यूनिट होती है यहाँ पे। जैसे वहां पर कौन कौन सी तीन थी, वहां पर कौन कौन सी थी, अल्फा, एप्सिलॉन और कौन सी थी वहां पे तीसरी, डीएनए पॉलीमरेज में कौन कौन सी थी, बीटा 2 और अल्फा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन और बीटा 2। ऐसी यहाँ पे बीटा नॉट होती है, बीटा नॉट या बीटा प्राइम कह देते, मतलब वो कह देते हैं, इसको डैश कह लो। एक ये यूनिट होती है, एक इसमें ये यूनिट होती है, बीटा यूनिट। मतलब इट इज अगेन अ वेरी बिग कॉम्प्लेक्स, ये समझ लो। इट इज ऑल्सो लार्ज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़िया है। ये लोग पूरा का पूरा पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं पूरे के पूरे आपके मॉलिक्यूल का, तो डेफिनेटली दे हैव टू बी वेरी वेरी एफिशिएंट, नहीं। और यहाँ पर आपका इसका काम होगा, इट विल हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ बाइंडिंग टू द डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट से बाइंड करने का काम। फिर ये वाली जो यूनिट होती है आपकी, it will bind to the nucleotides, bind to the न्यूक्लियोटाइड्स। भाई एक का काम है न्यूक्लियोटाइड्स को पकड़ पकड़ के लाना, एक डीएनए के साथ टेम्पलेट के साथ बाइंड करने में हेल्प कर रहा है, एक इनिशिएशन प्रोटीन के साथ बाइंड करने में हेल्प कर रहा है। ओमेगा, ये ओमेगा यूनिट का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, विल जस्ट सी टू इट, मैं बाद में कभी बता दूंगी। तो इस तरीके से मतलब मेन कोर पार्ट का ये फंक्शन होता है। अब इसमें कौन से दो ऐसे यूनिट्स हैं जो कि टेम्परेरी है, जो कि सिर्फ समय के लिए अटैच हो रहे हैं। एक आपका कहलाता है सिग्मा यूनिट, व्हाट इज इट, वन इज सिग्मा यूनिट, क्या बोलेंगे, सिग्मा का ये साइन होता है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका रो यूनिट, कौन सा, रो, जिससे आप डेंसिटी निकालते हो ना, रो इज अ सिंबल ऑफ डेंसिटी, राइट। यस मैम। तो ये सिग्मा है और ये रो है, ठीक है ना, यूनिट। मतलब ये मुझे ब्रैकेट में डाल देना चाहिए, means I'm just telling you that it is known as sigma unit, it is known as rho unit, and in symbol we just write it like this only। तो ये जो सिग्मा यूनिट होती है, ये क्यों कुछ समय के लिए वहां पर आ रही है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज अपने आप से इनिशिएट नहीं कर पाता है ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाने के लिए उसको सिग्मा यूनिट की प्रेजेंस की जरूरत होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनिशिएशन के समय पर आरएनए पॉलीमरेज से आकर के अटैच हो जाती है, इनिशिएशन को स्टार्ट कराती है, और उसके बाद फौरन वहां से हट जाती है। वंस द इनिशिएशन विल बी it will be started, then it is going to get detached from there. So it is actually responsible for initiation of RNA, what should I write, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लिख लेना पूरा वैसे, बट मैंने अभी आरएनए लिख के छोड़ दिया है, जगह कम है, ठीक है। और जो आपका रो यूनिट होता है वो किस में हेल्प करेगा, रो यूनिट किस कब आकर के जुड़ेगा, उसकी क्या जरूरत है, इनिशिएशन का उल्टा, इनिशिएशन का उल्टा टर्मिनेशन। तो ये किसके लिए होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑल्सो, ठीक है, फॉर इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो क्या ये आपको बात समझ में आई, आरएनए पॉलीमरेज को इनिशिएट कराने के लिए और टर्मिनेट कराने के लिए किस चीज की जरूरत है, जल्दी से बताएंगे, एक सिग्मा फैक्टर की स्टार्टिंग में और लास्ट में किसकी, रो फैक्टर की जरूरत होती है। डू आई मेक सेंस, आप लोगों को बात आ रही है समझ में, यस मैम। फाइन। तो अभी तक आपने क्या समझा, एक बार फिर से एक बार रिकॉल करेंगे कॉन्सेप्ट्स को। हमने समझा कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसके लिए एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डीएनए डबल स्ट्रैंड हम दिखाते हैं, जिसमें से एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, एक कोडिंग स्ट्रैंड रहेगा।
टेम्पलेट स्ट्रैंड का ही सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन होगा। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को पता कैसे चलेगा कि कहाँ से शुरू होना है? वो स्ट्रक्चरल जीन के आगे की तरफ प्रमोटर प्रेजेंट होगा। Promoter will be the binding site for this RNA polymerase. It will go and recognize and bind to it. Then it will initiate the transcription. उसमें कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे, पॉलीमराइजेशन होता जाएगा, लेकिन जरूर मतलब सिर्फ टी की जगह यू लगेगा आकर के, ठीक है। अब आपका जो है नया ये पॉलीमराइज कराएगा आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फर्क है। प्रोकैरियोट के केस में एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों टाइप के आरएनए को प्रोड्यूस करता है, जबकि यूकैरियोट्स में 3 अलग अलग टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जो अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं, जो कि अलग अलग आरएनए को सिंथेसाइज करवाते हैं। अब आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अपने आप में उसका एक पूरा का पूरा कोर एंजाइम वाला पार्ट है, जिसके थ्रू वो पूरा कैटालिसिस और इलॉन्गेशन करा सकता है। लेकिन उसको इनिशिएट कराने के लिए और टर्मिनेट कराने के लिए कुछ टेम्परेरी यूनिट्स के साथ जुड़ना पड़ता है, या ये कह सकते हो उन टेम्परेरी यूनिट्स को आकर के अटैच होना पड़ता है, दैट इज सिग्मा एंड रो। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू एंड दिस मच इज क्लियर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Okay. So I mean अभी हमने समझ लिया as to what are the enzymes which are required for the transcription. So let us see the various steps involved in it. ठीक है, कौन कौन से steps follow होंगे steps in transcription? स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहली बात तो जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप तो आपका हो जाता है इनिशिएशन। सबसे पहला स्टेप हो जाता है आपका, जिसको हम कह देते हैं क्या, इनिशिएशन। ठीक है, अब ये जो इनिशिएशन होता है इसका मतलब क्या है? इनिशिएशन अभी मैंने आपको पूरा वैसे समझा ही दिया है। इनिशिएशन के समय पर क्या होगा? रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर, किसके द्वारा? बाय, टेल मी द नेम। रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर बाय आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, वेरी गुड। और आरएनए पॉलीमरेज से अटैच होने पर क्या हो जाएगा? साथ में उसको इनिशिएट नहीं कर पाएगा तो साथ में टेम्परेरी कौन आके जुड़ जाएगा, बताएंगे सब? सिग्मा फैक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सिग्मा फैक्टर आया यहाँ पर, इसने बोला भाई मैं हूँ तुम्हारा मददगार, मैं आऊंगा और मैं हेल्प करूंगा, ठीक है, मैं हाथ लगवा जाऊंगा। उसके बाद एक बार तो गाड़ी में धक्का लग गया, फिर वो अपने आप ही चल पड़ेगी। तो ये इसने क्या करा? इट विल कम एंड विल अटैच योर एंड फाइनली द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन विल बी स्टार्टेड। उसके मतलब इनिशिएशन को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? मींस इनिशिएशन का तो सेम मतलब निकला, तो हम लिखेंगे द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन विल टेक प्लेस, ऐसे लिख देंगे कि इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन विल टेक प्लेस। जब आपको ट्रांसक्रिप्शन समझाने के लिए आए, वैसे तो इस बार तो आपको एमसीक्यू ही देना है, अगली बार आएगा, बट फिर भी देखते हैं एमसीक्यू के लिए आपके स्कूल वाले टफ एमसीक्यूज बनाते हैं कि सिंपल बनाते हैं कि मीडियम बनाएंगे, तो वो चीज आपको थोड़ा सा समझ के अटेम्प्ट करनी रहेगी, ठीक है। इसके बाद आपका इलोंगेशन के समय पर क्या होना है? न्यू न्यूक्लियोटाइड्स विल कम, जो भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री न्यू न्यूक्लियोटाइड्स है वो आते जाएंगे, okay, and what will happen? Will come and extension of chain will take place, okay. For termination what will happen? The third step will be termination. For termination what will happen? बताएंगे जल्दी से। अगेन द अटैचमेंट ऑफ, इसमें क्या मेंशन करोगे? अटैचमेंट ऑफ रो फैक्टर ना, अरे सिग्मा हो गया, रो फैक्टर। हाँ, अच्छा एक चीज और है, लैंग्वेज जरा एनसीईआरटी से पढ़ लेना। मैं हर चीज का बड़ा एकदम बिल्कुल बुक की तरह नहीं लिखवाती हूँ, वरना पूरी बुक ही तैयार हो जाएगी हमारी। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए पढ़ाती हूँ, तो मेरी डेफिनेटली जो लैंग्वेज होती है थोड़ी फर्क होती है। देन द फाइनल लैंग्वेज यू विल गेट फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली ना, so you just read it from there and you just take out the points for all these 3 steps. I am just telling कि ये 3 steps होते हैं, ठीक है ना। और आपका जो है इसमें भी वही शर्त है, आरएनए पॉलीमरेज जो है ना वो भी बड़ी नखरालू एंजाइम है,
इसके क्या नखरे हैं, ये कहती है कि भाई मैं भी क्या करूंगी, मैं भी इनिशिएट नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज क्या कह रही है, आरएनए पॉलीमरेज कह रही है कि मैं सिर्फ इलोंगेट करूंगी। इनिशिएट के लिए, इनिशिएशन के लिए आप किसी और से बुला के करवा लो, भाई मेरा काम तो इलोंगेशन है, मैं तो सिर्फ इलोंगेशन करूंगी। आरएनए पॉलीमरेज दूसरा काम क्या कह रही है कि मैं आरएनए को सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में ही पॉलीमराइज करवाऊंगी, बोलेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम में करवाऊंगी। वो कह रही है करवाना हो करवाओ, वरना जाओ यहाँ से। और सेल को पता है कि आरएनए पॉलीमरेज के अलावा कोई ये काम कर ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली बात है यही करेगी। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके अलावा apart from this, if I just show it to you, वैसे तो बुक में दिया हुआ है on page number, I mean this is page number 6.10, basically it is on 109 on my in my book, 109 पर है, आप देख लेना। फिगर 6.10 में प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बताया हुआ है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है इन बैक्टीरिया। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है इन बैक्टीरिया, मैं आपको इन बैक्टीरिया नहीं लिखवा रही हूँ, इसलिए नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि यूकेरियोट्स में भी होगा तो ऐसा ही, लेकिन यूकेरियोट्स के केस में मैंने आपको बताया था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। क्या बताया था मैंने, क्या बताया था कि यूकेरियोट्स के केस में डायरेक्ट एमआरएनए नहीं मिलता, यूकेरियोट के केस में क्या मिलता है, हमें हेट्रोजीनियस आरएनए मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट एमआरएनए नहीं मिलता, एमआरएनए लेने के लिए उसकी हमें अभी और प्रोसेसिंग करवानी पड़ती है, जबकि बैक्टीरिया में कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका जो है क्या हो गया, इस तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो वैसे तो इधर तीनों ही स्टेप दिए हुए आप देख सकते हैं, वहां पर बड़े अच्छे सुंदर तरीके से प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज आया है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या अटैच्ड है, सिग्मा फैक्टर अटैच्ड है। सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा आगे को खिसक गया है और एक चेन जो है एमआरएनए की वो बनती जा रही है और सिग्मा फैक्टर जो है वहां से डिटैच हो चुका है। और तीसरे स्टेप में क्योंकि उसको टर्मिनेट कराना है तो आकर के कौन जुड़ गया, which factor came and attached to the RNA polymerase? रो फैक्टर। रो फैक्टर आ गया। तो वही चीज है, अगर मैं इसको थोड़ा सा हाथ से बनाने की कोशिश करूं तो मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसा, देखो ये तो लाइन ही गलत हो गई, टेढ़ी हो गई है। तो अगर मैं कोशिश करूं, प्रयास करूं आपको दिखाने का, तो इस तरीके से आपका जो है ये टेम्पलेट स्टैंड ये रहा, कोडिंग स्टैंड आपका ये रहा। तो आपका जो है जो नया बनेगा कैसे बनेगा, let's say this is your promoter region, okay, and this is the terminator region. So you will have the mRNA that will be synthesized in which direction, it will be, so if it is 3 prime 5 prime, so this is going to be the template strand, this would be 5 prime and 3 prime, okay. And now there it will require the RNA polymerase would require, so it will be in this direction, mRNA would be in this direction, and the RNA polymerase that will come here, RNA polymerase will come here along with the sigma factor, okay. And when it will reach here, it would require the row factor. So let me just put the row under this inside this, so it would require this thing. So ये आपका जो है नया आ गया क्या, अच्छा गलत डायरेक्शन बना दी ना मैंने, नया तो इस डायरेक्शन में बन रहा है, मैंने डायरेक्शन गलत ले ली ना, इस तरफ थोड़ी जाएगा, राइट, ऐसे, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम? So this will be your template strand and this will be the newly synthesized mRNA, correct? This will be synthesized RNA,
इज देयर एनी प्रॉब्लम? स्टेप्स तो बड़े आसान है, समझ में आ गए होंगे? यस? यस सर। ओके, यहाँ तक आपको आ चुका है समझ में। तो अब इसके बाद की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी बाद की जो बात है वो ये है कि अब हमें ये स्टेप्स तो ओवरऑल पता चल गए हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन यूकैरियोट्स there is an another process which is involved in the formation of mRNA and we call it splicing. क्या कहते हैं हम उसको? हम कहते हैं उसको splicing. We call it splicing. So can I change the board please? Yes? मैम वेट। Okay. तो अभी हमने देख लिया जो कॉमन स्टेप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के, इनिशिएशन, द इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। बट इन यूकैरियोट्स एडिशनल प्रोसेसिंग is required for the synthesis of mRNA। ठीक है, तो जब आपको डिफरेंसेस पूछे जाएंगे तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में एक डिफरेंस आ जाता है कि स्प्लाइसिंग की जरूरत पड़ती है, प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है यूकैरियोट्स में, जबकि स्प्लाइसिंग एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, जो जहां पर आपको पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन देखने को मिलते हैं। तो यूकैरियोट के केस में ये जो एडिशनल प्रोसेसिंग है इसका नाम है स्प्लाइसिंग। ओके, वी कॉल इट स्प्लाइसिंग। एक्चुअली में इस स्प्लाइसिंग की जरूरत क्या है पहले वो समझ लो। एक्चुअली जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, मींस जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, उनके जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं उनमें कुछ इंटरप्टेड होते हैं कोडिंग सीक्वेंसेस, मींस उनमें जो रीजन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें कोडिंग सीक्वेंस के साथ ही साथ कुछ आपके नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी पड़े हुए होते हैं। ठीक है ना? तो जो let us write it in this manner. In eukaryotes, the monocistronic genes have या are interrupted with non-coding sequences that have to be removed. Okay, this process is known as splicing. Now this splicing is an additional processing of the RNA which is being obtained after transcription in the case of eukaryotes। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, कोडिंग सीक्वेंसेस जो होते हैं उसको हम कहते हैं, जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं we call it exons। क्या बोलते हैं, बोल के बताएंगे एक बार? Exons। What do we call it? What do we call it? Exons। और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रॉन्स। क्या कहते हैं? जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं उसको क्या कहेंगे हम? इंट्रॉन्स। और जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? एक्सॉन्स। तो जो तुम्हारा यूकैरियोट्स में जब आरएनए बनकर आता है तो वो एक्चुअली में एमआरएनए नहीं होता इनिशियल लेवल पर, क्योंकि उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो हम उसको कहते हैं क्या? हेट्रोजीनियस आरएनए। क्या बोलते हैं उसको हम? What we will call it? हेट्रोजीनियस आरएनए। Yes, we do not call it mRNA। अभी वो mRNA नहीं बना, अभी वो क्या बना हुआ है? हेट्रोजीनियस आरएनए। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि बीच बीच में क्या प्रेजेंट है आपके, कौन से सीक्वेंसेस? इंट्रॉन्स प्रेजेंट है बीच बीच में, एक्सॉन इंट्रॉन। बात आ गई समझ में? तो इसको हम डिमार्केट करने के लिए लेट्स से इसको कुछ ऐसा दिखाते हैं हम कि बीच बीच में आपके एक्सॉन है और इंट्रॉन्स है, एक्सॉन है और इंट्रॉन्स है।
What this structure would be called? What should I label it? heterogeneous RNA. और हेट्रोजीनियस आरएनए को मैं एब्रीविएट करके कैसे लिख सकती हूँ? HNRNA, ठीक है ना? यानी यूकैरियोट्स के अंदर हमें क्या मिला, क्या ऑब्टेन हुआ? हेट्रोजीनियस आरएनए, सही है, राइट? अब इस हेट्रोजीनियस आरएनए में इसकी लेबलिंग क्या कर सकते हैं? एक्सॉन, और ये हमका क्या है? इंट्रॉन, ठीक? एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स। इसके लिए भी स्प्लाइसिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, मैं पहले ही बता दूं आपको। जब ये स्टेप आपका हो रहा है जिसके अंदर स्प्लाइसिंग हो रही है, यानी कि आपको इंट्रॉन्स को हटाना है, यानी कि पहले इंट्रॉन्स हटेंगे उसको हम स्प्लाइसिंग कहेंगे, और उसके बाद आपका जो है जो एक्सॉन होंगे वो आपस में लाइगेट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? कौन सा प्रेजेंट है हमारे पास जोड़ने के लिए डीएनए फ्रेगमेंट्स को? लाइगेज उसको जोड़ देगा। तो सबसे पहले स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग के लिए भी आपके स्प्लाइसिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में अभी हमें बात नहीं करनी है। स्प्लाइसर्स कुछ प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, जो कि एंडोन्यूक्लियसेस होती है, बस इतना है समझ लो। एंडोन्यूक्लियसेस मतलब जो कि डीएनए के बेस के बीच से कट करती है अगर डीएनए को, ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियसेस। अगर आपके ओवरऑल बाहर की तरफ कहीं कट लगता है, जैसे ओवरऑल यहाँ पर एक स्ट्रेच में बाहर की तरफ एक यहाँ कट लग गया, एक यहाँ कट लग गया फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर, तो वो आपका एक्सोन्यूक्लियस होता है जो बाहर से डीएनए को कट करता है। लेकिन बीच बीच में से अगर डीएनए को कट कर रहा है तो एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, ये एंजाइम है बेसिकली। अब क्या हुआ आपका, स्प्लाइसिंग की वजह से ये आपके अलग अलग हो गए। देखो जी, ऐसा हो गया कि ये इंट्रॉन अलग आ रहे हैं, एक्सॉन अलग आ रहे हैं, ये आपके एक्सॉन आ गए, अलग हो गए, कट गए, इंट्रॉन एक्सॉन, ठीक है जी। फिर आपका दोबारा से इंट्रॉन एक्सॉन, ऐसे कर करके आपकी स्प्लाइसिंग हो गई स्प्लाइसिंग। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें इसका? नेक्स्ट स्टेप में जोड़ दें इसको, लाइगेशन कर दें इसका, राइट? तो लाइगेज एंजाइम आए और उन्होंने कहा मैं करता हूँ आपका पर्पस हल। तो अब सिर्फ एक्सॉन का आपका क्या हो गया है कि स्ट्रैंड बनकर आ गया आरएनए का, जिसमें अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस है। ऑफ कोर्स आपको सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस ही चाहिए ना, नॉन कोडिंग तो आपको चाहिए नहीं, वरना प्रोटीन कैसे बनेगा? नहीं, जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है वो आरएनए आपको लेना ही नहीं, मींस सेल को नहीं चाहिए, उसको तो प्रोटीन बनाना है एट द एंड। तो ये आपके सारे एक्सॉन का जो है लाइगेशन होने के बाद you have got the RNA with only exons. Fine. हाँ जी शिवम बोलिए। मैम मुझको ये समझ में नहीं आ रहा मैम, यानी कि जब मैम बॉडी को अगर जरूरत है किसी प्रोटीन की, तो यहाँ पर आपका एक्सॉन ओनली बनकर आ गया। पता है क्या मजे की बात है कि अभी भी इसको एमआरएनए बोलना हमने नहीं शुरू करा, इस केस में, यूकैरियोट के केस में। तो इट इज इंटरेस्टिंग कि अभी यहाँ पर और भी प्रोसेस होगा। अभी क्या होगा ना, अभी आपका जो है ये जो एक्सॉन्स आपका सारे कनेक्ट तो हो गए, लेकिन इसके जो दोनों एंड है ना, ये दोनों एंड जो है यहाँ पर अभी इसके प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसको स्टेबलाइज करने की जरूरत है। वरना इसके एंड पे आप जानते हैं एक तरफ आपका OH ग्रुप फ्री है, एक तरफ आपका फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, और इस एमआरएनए को कहाँ जाना होता है बेटा? इस एमआरएनए को कहाँ जाना होता है? राइबोसोम के पास। इसको राइबोसोम के पास जाना है, इसको साइटोप्लाज्म में जाना है। तो इसको क्या होना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा स्टेबलाइज होना पड़ेगा। आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, क्योंकि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं एग्जिस्ट करता, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं एग्जिस्ट करता, सारा काम साइटोप्लाज्म में चल रहा होता है। तो वी डू नॉट रिक्वायर सच एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बट इन यूकैरियोट्स हमें इसको अभी स्टेबलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास अभी दोनों जगह पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। So any enzyme can come and can degrade it easily and can bind with it, and you can say will try to you can say degrade it, है ना? तो ऐसा ना हो उसके लिए इसका स्टेबलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक और स्टेप जुड़ जाता है, एक्चुअली 2 स्टेप है।
एक को हम कहते हैं कैपिंग और एक को हम कहते हैं टेलिंग। कैप कहाँ लगाता है इंसान? कैप कहाँ आता है? सर पे। चोंच पर, मतलब थोड़ा सा, मतलब पहले की तरफ में आगे के आपका पार्ट कैप पर। आता है और पीछे की तरफ में टेल आती है, करेक्ट है ना? तो कैप हम कहाँ लगाएंगे? कैप हम लगाएंगे, और आरएनए किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में चल रहा है? 5 प्राइम टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 5 प्राइम। प्राइम टू 3 प्राइम चल प्राइम रहा पे है के अगर, करीब। हाँ, तो 5 प्राइम हाँ। टू 3 प्राइम अगर ये चल रहा है तो 5 प्राइम को मैं आगे का हिस्सा मान लूं, कोई आपत्ति तो नहीं होगी तुम्हें? तो 5 प्राइम पे है हमें, मैम। 5 प्राइम पे हमने एक कैप लगा दी। ये कैप किस चीज की अभी बात करेंगे। और 3 प्राइम पे मैंने क्या लगा दी? एक टेल लगा दी बेटा। 3 प्राइम पे मैंने एक टेल लगा दी है। देखना मैं क्या कह रही हूँ आपसे। 5 प्राइम पे मैंने एक कैप लगा दी है और मैंने 3 प्राइम पर एक टेल लगा दी है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस कैप एंड टेल? ये मैंने एक कैप लगाई यहाँ पर और ये मैंने एक टेल लगाई यहाँ पर, ठीक है? तो ये आपका बीच वाला पार्ट जो होता है ये स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है? याद रखना है स्ट्रक्चरल जीन का जो सबसे पहला कोडॉन होता है वो स्टार्ट कोडॉन कहलाता है। कोडॉन समझते हो ना अब तो तुम लोग? व्हाट इज कोडॉन? लेट मी चेंज दी कलर, वरना तुम सोचोगे कि मैम ने एक्सॉन बना दिया है। एक्सॉन नहीं है ये एक्सॉन नहीं है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कोडॉन की बात हो रही है। कोडॉन क्या होता है? द 3 न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर अमीनो एसिड, उसको कोडॉन कहते हैं। याद आया? अभी हमें आगे ट्रांसलेशन पढ़ना है तब हम समझेंगे, अभी हमें कोडॉन्स के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर आपका स्टार्ट कोडॉन होता है जो कि हमेशा AUG होता है। मिथियोनिन से हमेशा स्टार्ट होता है इनिशिएशन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हमेशा मिथियोनिन से स्टार्ट होता है। हमेशा स्टार्ट कोडॉन मिथियोनिन होता है जहां से स्टार्ट होता है। ये पूरा आपका स्ट्रक्चरल जीन रहेगा और इधर लास्ट की तरफ में स्टॉप कोडॉन होता है, ठीक है? तो UAG अगर आपका आ गया जो कि एक स्टॉप कोडॉन है, तो इसका मतलब अब आपका जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। मींस स्टार्ट कोडॉन से मैम आपके, देखो एक बात सुनो, जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी तो प्रमोटर और टर्मिनेटर समझा था आप लोगों ने कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से शुरू होगा कहाँ खत्म होगा। सिमिलरली जब इस mRNA का ट्रांसलेशन होगा, क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। तो ट्रांसलेशन के समय पर जब प्रोटीन्स बनेंगे तो कहाँ से बनना शुरू होंगे स्ट्रक्चरल जीन पे और कहाँ पर खत्म होंगे, उसके लिए स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन। जो स्टार्ट कोडॉन होता है वो हमेशा AUG होता है। स्टॉप कोडॉन आपके दो तरीके के हो सकते हैं। तो इसीलिए जब आपका स्टॉप कोडॉन अगर आ गया तो उसको रीड करने पर तुरंत ही क्या हो जाता है? ट्रांसलेशन का प्रोसेस, प्रोटीन बनाने का प्रोसेस क्या हो जाता है? एकदम से स्टॉप हो जाता है, ठीक है? और ये पूरी की पूरी आपकी स्ट्रक्चरल जीन जो कि प्रोटीन को कोड करेगी। और ये आपका जो कैप और टेल मैंने लगाया वो एक्चुअली में था क्या? जो मैंने टेलिंग करी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं टेलिंग। तो टेलिंग के समय पर यहाँ पर एक्चुअली एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड आके लग जाता है जिसमें बहुत सारे एडेनाइन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एडेनाइन प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ आके लग जाता है। और जो आपका कैप 5 पे मतलब जो 5 पे आपने कैप लगाई है वो एक्चुअली क्या होता है? वो होता है मिथाइलेटेड गुआनिन। गुआनोसिन है, गुआनिन है, एक बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके जो है मिथाइलिन गुआनोसिन आके लगता है, मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट यहाँ ये आकर के लग जाता है आपका। यहाँ पर कम से कम 200 से 300 मॉलिक्यूल आपके पॉलीएडेनाइन यानी ए करके ऐसे करके आपका लॉन्ग एक देखो ए करके लगता चला जाएगा। जैसे इस तरीके का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ए ऐसा वाला न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आके लगता चला जाएगा। पॉलीएडेनाइन कहेंगे हम उसको या पॉलीएडेनाइलेट कहेंगे हम उसको, ठीक है? तो एक जगह टेलिंग हो गई और एक जगह आपकी कैपिंग हो गई, है ना? और ये जो बीच वाला रीजन होता है ये नॉन कोडिंग होता है, इसको हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR कहते हैं इसको हम, ठीक है? इसको हम कहते हैं UTR, ये नॉन कोडिंग होता है, ठीक है? मींस इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, जो कैप के आगे वाला रीजन है उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। और जो कैपिंग और टेलिंग हुई है वो किसकी वजह से हुई है? ताकि वो उसका स्टेबलाइजेशन हो जाए, किसका? HNRNA का। तो नाउ वी कैन कॉल दिस स्ट्रक्चर एज mRNA. Do you understand? Now we can call this structure as mRNA.
तो एक बात बताओ, प्रोकैरियोट्स में क्या क्या एक्स्ट्रा देखने को मिला आपको, जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे। यूकैरियोट्स में, सॉरी, यूकैरियोट्स में क्या क्या अलग से देखने को मिला? स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग, ये 3 प्रोसेस आपको एक्स्ट्रा देखने को मिले यूकैरियोट्स में। बोलो यस और नो, आई बात समझ में? Yes. एक सेकंड, और एक लास्ट चीज और बता रही हूँ आपको, कहाँ लिखूं? ऊपर का थोड़ा सा रब करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा रब करते हैं। अगर मैं आपसे ओवरऑल बताऊं यूकैरियोट के केस में हमने क्या समझा, तो यूकैरियोट के केस में डीएनए जो था, डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो एमआरएनए नहीं बना, क्या बना? एचएनआरएनए बना, जिसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं। और एचआरएनए से फिर फाइनली आपका एमआरएनए बना, ठीक है, एमआरएनए बना। तो यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आपका एमआरएनए आया, सॉरी एचएनआरएनए आ गया, जिसको आप एक और नाम से बुलाते हो, किस नाम से? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में फिर क्या क्या हुआ? इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में हुआ आपका स्प्लाइसिंग, ठीक है, स्प्लाइसिंग, ओके, देन कैपिंग and then tailing, and finally it got converted into mRNA. This is the overall process of transcription in eukaryotes and prokaryotes. Prokaryotes में थोड़ा सा फालतू होता है, and the overall steps will remain same in both of them. That means initiation, elongation and termination. Okay, yes, now you can raise your doubts. So finally we are done with the process of transcription in both eukaryotes and prokaryotes. तो हमारा सेंट्रल डॉग्मा में रेप्लिकेशन खत्म हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन खत्म हुआ है। नाउ वी नीड टू डिस्कस फाइनली द ट्रांसलेशन, मींस द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। वहां पर हमारा रोल आएगा पूरा का पूरा टीआरएनए का और आरआरएनए का। तो हम उसको और थोड़ा सा डीप में, डेप्थ में स्टडी करेंगे और उसके प्रोसेसेस को देखेंगे कि कैसे वो इनिशिएट होता है और कैसे आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बन करके आती है, कौन से ऐसे कोडॉन्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे होते हैं, कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए कितने कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। Everything we need to discuss, and then finally we will end up the translation, and then we will come on to the regulation part. As I've already told you, it is a long chapter, so one by one you have to brush up all the concepts. साथ के साथ ही ब्रश अप भी करते रहो, क्योंकि इतना सारा दोबारा से रिवाइज कराना will be quite difficult. So we will only be taking up the questions and not the entire theory part. So please read it twice from the NCERT and clear your doubts in the next class if you find any. Okay. Thank you so much.